जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज संविधान के 5वीं वीडियो होगा। चैप्टर वाइज मैं ये वीडियो ला रहा हूं। आज इसमें 2 चैप्टर रखा गया है। एक उद्देशिका से जो विभिन्न पीसीएस एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। उद्देशिका से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का कलेक्शन है इसमें। और साथ ही एक और चैप्टर इसमें जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय प्रतीक, उसके भी कुछ क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए हैं। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निम्नलिखित अवतरण में सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज, इसमें डेट बताना है, को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये कौन सी डेट में ये कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर यदि देख लें, ए में है 26 जनवरी 1950, बी में 26 नवंबर 1949, सी में 26 जनवरी 1949, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। कह रहा है, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ये दिखाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है। जब संविधान लागू किए गए थे तो उस समय वस्तुस्थिति क्या थी वो आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए 4 में। एक में लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, या बी में है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य, सी में है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य, और डी में है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य। ये तो पहले गलती हो जाएगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को सही संविधान लागू किया गया था। जब लागू किया गया था उस समय की बात है। तो उस समय क्या था? संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब संविधान लागू किए गए थे उस समय था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, जबकि नीचे वाला जो सामाजिक धार्मिक लोकतंत्र जो जोड़े गए थे वो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो किसमें प्रतिबिंबित होता है? भारत के निर्माताओं ने जो संविधान को निर्माण किए थे उनका प्रतिबिंबित किसमें होता है, किसके इर्द गिर्द भारत के संविधान को लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए में उद्देशिका के, मूल अधिकार के, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के, या मूल कर्तव्य के। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा।
उद्देशिका के इर्द गिर्द ही निर्माताओं ने संविधान को प्रतिबिंबित किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में भारत को कौन से नाम से लिखा गया है? 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन को देखिए, उसके बाद इसके आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद के 1 में उल्लेखित है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया डैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा, भारत तथा इंडिया। ये हमारे राष्ट्र के में उल्लेख है, भारत का नाम संविधान में नाम उल्लेख है, राष्ट्र का नाम उल्लेख है, भारत अर्थात इंडिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर में देखिए, सबसे पहला कह रहा है कि कितने प्रकार का न्याय है। तो कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का न्याय। कौन कौन है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार का न्याय। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय का वर्णन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, मिलाते चलिएगा, 3 के बाद 5, एक ही को मैं आंसर तो मेरा ए हो जाएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, न्याय 3 प्रकार की लेकिन 5 प्रकार की स्वतंत्रता। पहला, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता। और प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है। प्रस्तावना में कितने? 2 प्रकार की समानता, एक प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता। एक प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता। और भ्रांति, 1 प्रकार की भ्रांति है। कितने प्रकार की? 1 प्रकार की भ्रांति। क्या है? व्यक्ति की गरिमा, 1 प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? तो अभी हमने देखा है, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उसको आप सही कीजिए। तो प्रस्तावना के सिलसिले में है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये होना चाहिए। है कहीं पर सार्वभौमिक सत्ता संपन्न जनवादी है? नहीं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। जनवादी नहीं होगा, क्योंकि जहां जहां जनवादी है इसलिए मेरा नहीं होगा। जनवादी कहां से लिया गया है? और सार्वभौमिक लास्ट में दिया गया है ऑप्शन ए में, ये गलत है। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी आ गया, ये भी गलत है। सत्ता संपन्न जनवादी आ गया, ये भी गलत है। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न जनवादी आ गया, ये भी गलत है। तो जनवादी है चाइना के संविधान में दिया गया है, या चीन के संविधान में उल्लेख है जनवादी। ठीक है, तो हमारे संविधान में क्या उल्लेख है? इसमें से सारा ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये होनी चाहिए ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन नहीं है 6 का इसमें से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को ऑप्शन 1 में एक सार्वभौम में प्रजातांत्रिक गणराज्य में, ऑप्शन नंबर बी में एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में, ऑप्शन नंबर सी में एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। तो मेरा आंसर क्या होगा? सी होगा, एक समाजवादी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारतीय संविधान प्रस्तावना के बारे में लिखा गया है। एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी में सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विचार कीजिए, इसमें इसको सजाना है, कैसा सजाइएगा? पहले है ए में समाजवादी प्रजातांत्रिक सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्ष, इसको सजाइए, सजा के बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले है सार्वभौमिक, सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष
प्रजातांत्रिक। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। समाजवाद, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा 8 का। अगली क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है शब्दों को 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़े गए हैं, तो इसमें क्या समाजवादी, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा समाजवादी जोड़ा गया है और पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। ये 2 ही शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष हो सकते हैं, अखंडता जिसको बोलते हैं। ये 3 प्रकार के शब्द जोड़े गए हैं, तो इसमें 2 ही दिया है, 1 और 3 मेरा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। अगली क्वेश्चन को चले। अगली क्वेश्चन है 10 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो अभी हमने देखा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है समाजवादी शब्द। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? किस माध्यम के से जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के समय। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। ये 2 को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। चलिए अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी का जोड़े गए हैं। तो ये भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या देख रहे हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नौवीं सूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। संविधान की प्रस्तावना है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? कौन नहीं था? तो अखंडता। अखंडता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था 1975 में। 1976 में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में कहा जा रहा है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कोट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो पहला क्या है? पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्ट प्रस्ताव अंतोगतवा उद्देशिका बना। सही बात है। इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है, ये तो गलत है इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य, ये गलत बता रहा है। तो इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है, कौन सही है? इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। कह रहा प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है, सही बात है। इसका जो मूल ढांचा वो न्याय योग्य नहीं है, ये सही है। और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। संशोधन किया जा सकता है और मूल ढांचा में संशोधन नहीं किया जाता। और संविधान की विशिष्ट प्रस्तावना को ही रद्द कर, प्रावधानों को ही रद्द कर दिया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है, ऑप्शन को देखें, यह लागू किया जा सकता है। क्या प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। विधिक स्वरूप, दोनों में से एक ही सही होगा। आगे देखिए, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, लागू नहीं किया जा सकता है। ये ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। सुन लगा, ऑप्शन नंबर बी है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो उद्देशिका में संशोधन किस प्रकार किया गया भारतीय संविधान की उद्देशिका में? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। 44वें, 44वें, 42वें, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी लगाना चाहिए, सी। ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका को संशोधन किया गया था। 17 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 18।
18 में कह रहा है समाज भारतीय समाज का समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 19 में कहना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किसके, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 देखें, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से नहीं थे? 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया गया था तो उस समय कौन से शब्द नहीं थे? समाजवादी थे, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज। तो अखंडता और गणराज, ये क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 2 और 3 हम कह रहे हैं। एक भी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो 20 का क्या आंसर होगा? 20 का आंसर 1 होगा। 1, 2, 3 ऐसे थे जो मूल अंगीकृत, जब संविधान को अंगीकृत किया जा रहा था उस समय लागू नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 सब। तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। तो बस वही है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को कब प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर कितना है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चले, तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, यह सामाजिक तथा आर्थिक न्याय है, या विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अवसर की समानता है, या व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना है, क्या है? तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले। कह रहा है कि आमुख को समाजवादी तथा आर्थिक न्याय, सही है, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सभी सही है। चारों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऊपर में सभी सही है। अगले क्वेश्चन को चले, 24 की ओर, अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुने। तो क्या लिखा हुआ? अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर को चुने। तो जो ऊपर लिखा हुआ था उसमें से, तो आंसर मेरा इसका क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। 23 का आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 4 में कह रहा है कि भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो सही तो है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। नीचे दिए गए ए और आर सही है। 24 में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या मेरा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। लौकिक सार्वभौमिकता तो किससे भारत की प्रस्तावना शुरू होती है? हम भारत के लोक शब्द से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हम भारत के लोक से। तो 25 हो गया। 25 में अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है? तो 26 में है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ द इंडिया शब्द का प्रतीक भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, नागरिक के नीति सिद्धांत, मौलिक अधिकार, नागरिकता, संविधान की प्रस्तावना। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा, संविधान की प्रस्तावना में दिया गया हम भारत के लोग। अगले क्वेश्चन के चले, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 में है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो कह रहा है सभी व्यक्ति पूर्णतः और सिद्धांत रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता से यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता से यह सिद्धांत जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। भारत के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में अनेक धर्म हैं, क्या ये धर्मनिरपेक्ष का है? गलत। भारतीय संविधान भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन इससे ये नहीं करता कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए गलत हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मानुपालन व्यक्तियों को इच्छा पर निर्भर है, ये भी गलत। भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, ये सही है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा 28 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? नहीं है तो समाजवादी है ही, पंथ निरपेक्ष है ही, संप्रभुता संपन्न भी है, नहीं है तो क्या है? लोक कल्याण उद्देशिका में संबंधित नहीं है। लोक कल्याण है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में कहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता के वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता सही है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक की स्वतंत्रता। आर्थिक की स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, सामाजिक आर्थिक न्याय है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 30 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 30 का ऑप्शन नंबर कितना? डी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है प्रस्तावना में। अगले क्वेश्चन के चले, क्वेश्चन नंबर 31 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो बस वही है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन न्याय नहीं है? तो धार्मिक नहीं है। 3 ही प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय है। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है ये तो देख लिए, क्वेश्चन नंबर 30 और 31 भी देख लिए। 32 के ओर चले। 32 में है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, सही है। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, 1977 के संशोधन द्वारा। तो क्या यह सही है? गलत है। और उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, उक्त शब्द 85 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। क्या यह सही है? 32 का। और उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, ये शब्द प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 32 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 32 का ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, ये भी जान लीजिए। तो उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, किसको? उद्देशिका को। उद्देशिका, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में क्या कर रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। जन्म कुंडली कहा है, किसने कहा है? संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर 34 का क्या होगा? 34 का ऑप्शन नंबर सी होगा, और डॉक्टर भीमराव। ऑप्शन नंबर डी होगा, के एम मुंशी ने किया है। के एम मुंशी ने दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। के एम मुंशी। अगले क्वेश्चन की ओर चले, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 34 का। 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो 35 नंबर क्वेश्चन में संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ऑप्शन देखिए, बी आर अम्बेडकर ने,
बी में महात्मा गांधी ने, सी में दीनदयाल उपाध्याय ने, और डी ने मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 29 अगस्त 1947 को क्या बने थे? 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुने गए थे, जिसमें 6 सदस्य थे भीमराव अम्बेडकर साहब को छोड़कर, अन्य 6 सदस्य थे, कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। अगली क्वेश्चन को चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो 36 की ओर है, किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन यदि देखें हम, ऑप्शन नंबर ए बेरुवारीवाद, सज्जन सिंहवाद, बी सी में गोलकानाथवाद, डी में केशवानंद भारती। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। बेरुवारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है बेरुवारीवाद। तो इन बेरुवारी यूनियन 1960 में हुआ था। बेरुवारीवाद कब हुआ था? 1960 में, उसमें यह कहा गया था। ठीक है। और किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का बात हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया था। किसमें नहीं माना था? तो बेरुवारीवाद में नहीं माना था, और केशवानंद भारती बाद में मान लिया था संविधान सभा ने। अगली क्वेश्चन की ओर चले 37 की ओर। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? किस बात में? तो कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। 4 ऑप्शन है, उसमें से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट। और साथ ही केशवानंद भारती बनाम केरल मामले में भी संविधान ने यह कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो सी आंसर होगा, और यदि केशवानंद भारती होती तो वो भी आंसर होता। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन को चले क्वेश्चन नंबर 38 में। किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? किसने स्वीकार किया है कि मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? प्रस्तावना को मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है, तो ये किसने स्वीकार किया था? तो ऑप्शन नंबर देखे तो पहला बेरुवारी विवाद, एक बी में ए के गोपालन विवाद, सी में प्रीवी फर्श विवाद, डी में केशवानंद भारती विवाद। तो ऑप्शन नंबर 38 में आंसर क्या होगा? आंसर होगा केशवानंद भारती विवाद में किया गया है कि भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार कर लिया गया है। प्रस्तावना को, मौलिक संरचना के भाग को स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर केशवानंद भारती विवाद में। केशवानंद भारती विवाद बनाम केरल राज्य में कब हुआ था? 1973 में हुआ था। 1973 में हुआ था केशवानंद भारती विवाद। तो अगली क्वेश्चन कर चले क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 में कहा जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों व उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। उनकी व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम यदि देखें, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, ये तीनों में ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। तो अगली क्वेश्चन की ओर चले क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रतिबिंबित करता है? भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें से ए में कह रहा है मौलिक अधिकार, बी में संविधान की प्रस्तावना, सी में राजनीतिक तत्व, और डी में संसद। क्वेश्चन फिर से पढ़े, संविधान भारतीय संविधान के उद्देश्य के प्रतिबिंबित करता है, तो भारत की प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। 40 का ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, प्रस्तावना। अगली क्वेश्चन की ओर चले क्वेश्चन नंबर 41 में भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है? भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है? तो कितने प्रकार की न्याय की व्याख्या की गई? 3 प्रकार की न्याय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 प्रकार की न्याय।
5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार की भ्रांति की गई है ऑप्शन भारत की प्रस्तावना में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उद्देशिका और मूल अधिकार में, उद्देशिका और राज्य के नीति तत्व में, मूल अधिकार और राज्य के नीति तत्व में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। उद्देशिका और राज्य के नीति तत्व में आर्थिक न्याय की बात कही गई है। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है कि न्यायालय में लागू नहीं होता है। संविधान में दिया गया आमुख क्या क्या है, न्यायालय में लागू नहीं होता है। एक हो गया, तो इसमें पहला कथन है न्यायालय में लागू नहीं होता है। दूसरा कथन न्याय महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, ठीक है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, ठीक है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो ऑप्शन ए, कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4 सभी कथन सही है। ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन में सभी कथन को आंसर नहीं दिया है, कुछ का दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। सभी कथन 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर ई मेरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलें, क्वेश्चन नंबर 44, और इस चैप्टर का उद्देशिका से संबंधित जो चैप्टर था उसका ये अंतिम प्रश्न होगा, और इसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक का प्रश्न में 10-12 होंगे जो प्रीसेस में पहुंचे गए, उसको मैं डिस्कस करूंगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो समाजवादी समानता संविधान में प्रभुत्व नहीं है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सी में है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। 14 से 18 तक के तहत संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक तहत समानता के अधिकार दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। अगली चैप्टर की ओर चले, चैप्टर है राष्ट्रीय प्रतीक। इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ इसी वीडियो में। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर करें दोस्तों। अगली क्वेश्चन की ओर, इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं वो देख लिया जाए। तो इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? किस वर्ष अपनाया गया था? तो ऑप्शन 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। किसको? जन गण मन को किस वर्ष अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान में जन मन को 26, तो छोटा डेट के साथ यदि हम बोले, यदि चारों ऑप्शन को हम देखें तो ए में है 1948 में, बी में 1949 में, सी में 1950 में और डी में 1951 में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा कि जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 1950 में अपनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 2 है संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, 52 सेकेंड। राष्ट्रगान का पूरा वादन काल कितना है? तो 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो भारत शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। स्टेट ऑफ इम्बेल कब 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था? जो वाराणसी की स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष को अनुकृत करती है। कब राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था? तो राजकीय चिन्ह को अपनाया गया था राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर इस चैप्टर का। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो राष्ट्रगान को, भारत के संविधान ने राष्ट्रगान को, जनगण राष्ट्रगीत था, वो राष्ट्रगान को कब, गाना जनगण मन ही राष्ट्रगान को कब, राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो ऑप्शन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ए होगा 22 जुलाई
1947 को राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। अगली क्वेश्चन को चले। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। सही बात है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 2 में है राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में 21 तिलियां हैं। बिल्कुल गलत है, 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, ये भी गलत है। चौड़ाई और लंबाई है तो 2:3 है, 2:3 है चौड़ाई और लंबाई राष्ट्रीय ध्वज के। तो ऑप्शन नंबर ए एक मेरा सही होगा। ऑप्शन दे दिया हो तो ऑप्शन नंबर केवल एक आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ता हूँ हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में है 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? 4 ऑप्शन है, हिरन, हाथी, बाघ, शेर। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसे वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस है इसका वैज्ञानिक नाम राष्ट्रीय पशु का। और देश में बाघों की घटती जनसंख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। कब? 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 में। अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ, सूरजमुखी, बी में कमल, सी में गुलाब और डी में गेंदा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन 8 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 में था भारत के राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्लिस्टेटस। पावोक्लिस्टेटस है जो इसका वैज्ञानिक नाम है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्लिस्टेटस है। अगले क्वेश्चन को चले। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी अभी हमने बताया मोर है, जिसे क्या कहते हैं? तो भारतीय 9 में क्या राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है, जिसे पावोक्लिस्टेटस कहा जाता है। पावोक्लिस्टेटस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 10 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र है जो समानता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समानता का प्रतीक चक्र है जो भारत में समानता का। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? सॉरी, ऑप्शन नंबर 10 का फिर से हम देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है 24 को तिलियां है, उस किसका प्रतीक है? तो वो ऑप्शन नंबर बी का राष्ट्रीय न्याय का प्रतीक है, वो न्याय का प्रतीक। अगली क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरो की कुल संख्या है, तो 24 है आरो की कुल संख्या। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को चले। क्वेश्चन नंबर 12 एवं लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। क्या यह सही है? नहीं। राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26 जनवरी 1950 में 50 से अपनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी, इसको ऑप्शन देखे, कुट को देखे तो कौन सा आंसर सही हुआ? तो 12 का कुट है इसमें आंसर। ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर में सख्त संबंध का आधार राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत है और अंतिम महीना फाल्गुन है। पहला महीना चैत है और जिसका पहला महीना चैत है और सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, जबकि 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और चैत्र का पहला दिन समानतः 22 मार्च को और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है।
तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मेरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त लेता हूँ। तब तक के अपना ख्याल रखें और मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।